जी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपने चैनल के लिए मुनीब फारूक का एक इंटरव्यू किया है। उस इंटरव्यू का एक हिस्सा जो है वो हमने जुडिशल एक्टिविज्म पर, सियासत पर, पीटीआई की परफॉर्मेंस पर और ऑपोजिशन की सियासत पर गुफ्तगू की है, तो वो मैं आपके लिए पेश करता हूँ। हमारे यहाँ बहुत बात होती है जुडिशल एक्टिविज्म पे कि वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जिस किस्म के फैसले आते हैं और उसको लोग किस तरह इंटरप्रेट करते हैं कि ये मेरे पार्टी के हक में है या मेरी पार्टी के खिलाफ है। आप इस ट्रेंड को कैसे देखते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म को, और जिस किस्म के फैसले आते रहे हैं पिछले कुछ अरसे में उनको, खासतौर पर पनामा और उसके बाद? देखिए, मैं फ्रैंकली मेरा बहैसियत एक कानून के तालिब इल्म के जब फैसले शुरू हुए, जैसे पनामा का फैसला आया, हम्म, मैंने उस वक्त भी कहा कि ये गलत फैसला था। गलत फैसला है कि उसमें जब वो 5 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने लिखा, गलत, चले गलत इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, लेकिन आई डिसएग्रीड विद द फैसला। हम्म, क्योंकि जब उन्होंने वो फैसला लिखा, 547 सफ़े थे उसकी जजमेंट के, जो कि मैंने पढ़े। हम्म, एज़ अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मुझे पसंद है जजमेंट्स पढ़ना। हम्म, उन 547 सफ़ात के अंदर जो प्रेसिडेंट कोट किए गए, हम्म, जजेस कोट करते हैं ना, वो सारे वो प्रेसिडेंट थे जिनमें लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया डुअल नेशनैलिटी या जाली डिग्री पर। हम्म, और आपने किसी को मिस डिक्लेरेशन के ऊपर, सो कॉल्ड वो इकामे वाली या जो भी थी, हम्म, आपने एक बंदे को, एक प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर हम्म, दिया। आप बिल्कुल ट्रायल चलाते हैं, आप कहते नहीं हम नहीं चले, लेकिन आपने क्योंकि डिस्क्वालीफाई करना था तो हम्म, आपने उसे उस पर डिस्क्वालीफाई किया। फिर जहांगीर तरीन साहब को जब डिस्क्वालीफाई किया गया, मैंने उस पर भी ट्विटर के ऊपर, बिकॉज दैट्स द एविडेंस दैट इज देयर, वेब पे मौजूद होती है, कि मैंने कहा जी इट्स एन अगेन एन अनफॉर्चुनेट डिसीजन, हम्म, गलत किया गया। अगर आप हाइपर टेक्निकलिटीज पे जाके लोगों को डिस्क्वालीफाई करेंगे तो फिर तो किसी और को भी नहीं बचना चाहिए। हम्म, ठीक है जी, फिर तो मतलब किसी मर्जी को आप उड़ा दें। इसी तरह फिर वो इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त से जो लत शुरू हुई, खास तौर पर वो फिर रही है अनफॉर्चुनेटली। बीच में कुछ जज साहबान ठीक भी रहे, लेकिन फिर वो पॉपुलिज्म, वो सारा कुछ, और ये कर दो और वो कर दो, और खास तौर पे जो साकिब निसार साहब के वक्त हुआ हम्म, और जो उस तरह का कंडक्ट उनका था, मुझे बहुत ही, आई हैड सम वेरी सीरियस क्वेश्चंस अबाउट इट कि यार ये दिस इज नॉट द वे अ चीफ जस्टिस शुड कंडक्ट हिमसेल्फ। हम्म, बट वो लोगों को अपील करता था। हम्म, आप किसी हुकूमत को आके ऐसी तैसी उसकी फेरते, लोगों को अपील करता था, जी बड़ी गल है, बड़ा फलान हो गया, ये हो गया। एंड पॉलिटिकल पार्टीज यूज्ड टू सब्सक्राइब टू दोज व्यूज बिकॉज दैट यूज्ड टू बेनिफिट देम। हम्म, सो वो एक, आई फील कि वो गलत था। एक्टिविज्म चले होनी चाहिए, बट किसी वो कहते हैं ना, सलीके तरीके की होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो बाकायदा जो कुछ हुआ वो फिर उसकी बड़ी इम्प्लीकेशंस थी और आगे भी होंगी। हम्म। उसका दूसरा जो एक कॉन्टोर है, वो मेरा ख्याल है जुडिशरी का जो एग्जेक्टिव के मामलात हैं उनमें मदाखलत है। उनके बारे में हमने देखा है कि बहुत ज्यादा ओवर रीच होती रही है, ना सिर्फ इस हुकूमत में बल्कि पिछली हुकूमतों में भी। उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो पीपल्स पार्टी के दौर में तो बहुत ज्यादा था, आपको याद होगा। हम्म, पीएमएलएन के दौर में भी हुआ, इवन नाउ मैं वो समझता हूँ कि इतना शायद ज्यादा नहीं है, लेकिन सबसे जो मेरे ख्याल में जो पीपल्स पार्टी थी ना, उसने इसको बड़ा फेस किया। हम्म, जो एक वो कहते हैं जो रैत था पूरा सुप्रीम कोर्ट का उस वक्त के जजेस का, हम्म, उसमें पीपल्स पार्टी के जारी बात है, अपने में डिसीजन ऐसे थे। अब आप किसी को, वो उस्मान ख्वाजा, आई डोंट नो कौन भी था, किसी को आप वो मैट्रिक पास है तो आप उसे ओजीडीसीएल का वो बना रहे हैं, और वो कभी को ये कर रहे हो। उन्होंने भी हद ही मुका दी थी ना, मुझे कहते हैं लुट्टी मचा दी थी। हम्म, हम्म, तो वो फिर जब आप ऐसे करेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास फैसले तो जाएंगे। हम्म, लेकिन उस वक्त फिर ऑपोजिशन का, पीएमएलएन का किरदार, इन्होंने जिस तरह 18वीं तरमीम को, फिर अदालत चली गई, फिर वो तरमीम रेफर बैक हुई, फिर उसके नतीजे में 19वीं तरमीम आई, हम्म, जिसमें जजेस ने बताया जी कि आप हमारी अपॉइंटमेंट का तरीका कैसे बनाएंगे। हम्म, उन्हीं के लिए, जजेस के लिए बनाया गया था ना। ये तो बिल्कुल। 18वीं तरमीम में तो जो जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीका था, उसमें पार्लियामेंट्री कमेटी बहुत उसके पास इख्तियारात थे। हम्म, 19वीं तरमीम में तो वो सिर्फ एक स्टैंपिंग अथॉरिटी रहेगी, कख हम्म, भी नहीं, जुडिशियल कमीशन है, उसका जो फैसला जाएगा वो पार्लियामेंट्री कमेटी ने बस उस पर सिर्फ एक मोहर लगानी है, बाकी खत्म। हम्म, सो वो कुछ चीजों का पाकिस्तान पे ना बड़ा, आई वुड से उसकी बड़ी बुरी इम्प्लीकेशंस नहीं है। हम्म, वो इदारों की इंडिपेंडेंस, ये चीजें, वो कहा कहना आसान है, लेकिन वो हो नहीं पाता। हम्म। और फिर वो आपको पता है, कई ऐसी चीजें हैं जो कि आपको आज ठीक लग रही होती हैं, बट सम टाइम डाउन द लाइन जाके वो आपको हॉन्ट करती है। और ये तो हमने देखा है ना, इमरान खान साहब को जो चीजें ऑपोजिशन में बुरी लगती थी, हुकूमत में आने के बाद अच्छी लगनी शुरू हो गई हैं, और जो पीएमएलएन को उस वक्त अच्छी लगती थी अब ऑपोजिशन में जाके बुरी लगनी शुरू हो गई हैं। ये एक एब्सोल्युटली, अनफॉर्चुनेट एब्सोल्युटली।
ट्रेंड है। अच्छा, अब हमारे यहाँ एक सिलसिला चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का, और जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको वोटिंग का राइट देने का। इस पर ज़ाहिर है पीटीआई उसको एक गेम चेंजर के तौर पर देख रही है, लेकिन उसकी एक लीगल साइड भी है कि आप वो जो राइट ऑफ फ्रेंचाइज है उसको कितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और उस पे जो वैलिडिटी क्वेश्चंस हैं वो उठेंगे या नहीं उठेंगे, और अभी तक लग रहा है कि केस जाएगा अदालत में। आपको क्या लगता है कि ये मुमकिन हो पाएगा या नहीं, और उसकी वजूहात क्या है? देखिए, ये तो आपको कि वो कानून नेशनल असेंबली से पास हो गया, सेनेट में है। उसके ऊपर देखिए रिजर्वेशंस तो ऑपोजिशन को तो हैं, लेकिन जो ईसीपी है उसके कुछ कंसर्न्स हैं, लेकिन वो जिस तरह से बाहर आ रहे हैं कंसर्न्स, उसमें जो ईसीपी का इंप्रेशन आ रहा है वो एक इंस्टीट्यूशन का कम और पॉलिटिकल पार्टी का ज्यादा आ रहा है, जिसके ऊपर फिर गवर्नमेंट भी अब कैपिटलाइज कर रही है कि ये तो पार्टी बन गए हैं और इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, कानून बनाना हमारा काम है। लेकिन देखिए, आप जितनी मर्जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लगा लें, अगर वो बिनाई में कहते हैं खोता खूह में ही रहना है, तो वो आप जो मर्जी कर लें। अगर इलेक्शन रिग ही होना है और कोई टोच लग जाना है, तो फिर वो अगर ऐसा काम होना है तो फिर हो जाएगा। फिर कभी आरटीएस बैठेगा तो कभी ईवीएम मशीन का पेपर खत्म हो जाएगा, तो कभी उसका सिस्टम करप्ट हो जाएगा। सो वो तो फिर आपको पता है देयर आर वेज टू डू इट ना, वो तो फिर बहुत कुछ होता है। सो हमारे मुल्क में दरअसल इलेक्शनों का वाला जो मामला है ना जी, ये जो स्टिचिंग अप है ऑफ द इलेक्शंस एंड गवर्नमेंट्स, ये ईवीएम से ठीक नहीं होगी। ये बड़ा लॉन्ग कोर्स चाहिए इसके लिए, और वो बदकिस्मत बात ये है कि हमारे मुल्क में ना सब्र किसी के पास नहीं है। पीपल नीड टू सी सस्टेन्ड गवर्नेंस, पीपल नीड टू सी ट्रांसपेरेंसी, पीपल नीड टू सी टॉलरेंस। आप लोगों को 8-10 साल कॉम्प्रोमाइज के साथ ही सही, आप लोगों को ये तो बताए ना कि भाई सिविलियन डिस्पेंसेशन इस काबिल है कि वो सुप्रीमेसी क्लेम करे। आईन ने तो दी है, ठीक है, लेकिन जब आपका मॉडल ही ऐसा है, आप एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है, तो फिर आपने अपना किरदार जो है एज सिविलियन, वहां पर पहले उसको लोगों से उसकी सिताइश करवाए ना। जब वो आप सिताइश करवा लेंगे, फिर पीपल वुड सी, और उनको पता लगेगा कि हाँ यार नहीं ये गल ठीक है, देखो ना जबरदस्त मॉडल है, अब इनका पाए में जो शेयर है वो बढ़े और सिविलियन सुप्रीमेसी आए पाकिस्तान की किसी भी सिविलियन हुकूमत के पास। वो हम उसका इंतजार करने वाले है नहीं। कभी हमारे हाथ भरे हुए हैं किसी जाली अकाउंट से, तो कभी किसी और चीज से, तो कभी हमारे अपने वेस्टेड इंटरेस्ट से, तो कभी हमारी प्रॉपर्टियों से। फिर जहां ये गर्द से अटी हो ये मामलात, और फिर हम कहें जी कि नहीं हम वोट को इज्जत दो, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, तो वो फिर ना सिंक नहीं करती बात। वो फिर लोग सवाल भी करते हैं इस चीज के। आपने बड़ी अहम बात की है, और यही मैं हमेशा कहता हूँ कि जब लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो सिविल मिलिट्री बैलेंस है या जमहूरी हुकूमतों के साथ जो अशर होता है वो दुनिया में कहीं नहीं होता, तो मैं फिर ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो सियासतदान जमहूरियत के नाम पे जो कुछ करते हैं वो भी शायद दुनिया में कहीं नहीं होता। तो थोड़ी सी सोल सर्चिंग की जरूरत सबको है। तो ये जो हमारे यहाँ हम हमेशा सिविल मिलिट्री फ्रिक्शन सुनते रहे हैं, अब इस दफा जो हाइब्रिड और वन पेज की गुफ्तगू होती है, आपको क्या लगता है इसका हमें फायदा हुआ है या अभी तक मसाइल वैसे के वैसे ही हैं? देखिए, कुछ तब्दील तो होता नहीं, मतलब मामलात हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत ऐसे ना बन पाती अगर उनको एक जो रिक्विजिट सपोर्ट थी जो कि मिली, अगर वो ना होती तो। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर फिर उस पर बहुत से लोगों को अगेन दे विल ऑब्जेक्ट टू दिस, बट देखिए आप सारी चीजें निकाल लें। मैं इतना बात कहता हूँ, आज भी हमारे मुल्क में फ्लैश पॉइंट फौज है। फौज के लिए आज भी आप पाकिस्तान फौज जिंदाबाद का नारा लगाएंगे तो इनवेरिएबली लोग कहेंगे जिंदाबाद। वो लोगों की अटैचमेंट है अपनी फौज से, सिक्योरिटी के इदारे से, वो है, और वो जो पॉपुलैरिटी भी है वो भी है। हाँ, लोग नारा भी लगाते हैं, ये भी कहते हैं ओ जी सियासत नाल तोड़ा की तल्लक है, या फलाने नु क्यों लेके आए थे फलाने। वो ठीक है, बात उस पर आर्गुमेंट हो सकता है, लेकिन फौज एट द एंड ऑफ द डे, ये तो इस पे तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना कि वो मुल्क की बेहतरी चाहती है। मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, उनकी भी एग्जिस्टेंस सब कुछ इस मुल्क के साथ ही है। मसला यहाँ पर ये है कि इतना ट्रस्ट डेफिसिट है, इतना बड़ा वॉइड है वैसा बिटवीन सिविलियन लीडरशिप एंड बिटवीन द मिलिट्री, कि वो टफ वॉर इतनी गंदी और इतनी इतनी क्रूड हो जाती है, इतनी ब्लडी हो जाती है कि वहां पर फिर एक दूसरे को
बॉग डाउन करने की, पिन डाउन करने की कोशिशें और हरकतें शुरू हो जाती। आई वुड से बोथ वेज, दोनों साइड से होती है। ये जो एक पेज वाली बात है, देखिए एक पेज एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जो इमरान खान साहब को एग्जेम्पलरी सपोर्ट मिल रही है फ्रॉम द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है जी, वो बहुत से लोगों के हक में, वो बहुत से लोगों को इससे तकलीफ भी होती है कि चलिए हमें मिलती तो हम पता नहीं क्या कर जाते, लेकिन इमरान खान मिली है। मैं कहता हूँ सारी हुकूमतों को मिलनी चाहिए, सारे को मिलनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह आ जाता है कि जो सियासतदान का इंप्रेशन है वो इतना बुरा हो चुका है, इतना गदला हो चुका है। ऑल्दो मैं आपको बताऊं कि इंडिया के अंदर पाकिस्तान से ज्यादा करप्ट है सियासत। आप इस बात को फैक्चुअली आप देखें तो वहां ऐसे ही है, दैट्स कंट्रीज लाइक 10 टाइम्स आवर साइज, वो हमसे, वो वहां पर, लेकिन वहां जस्टिफिकेशन नहीं है किसी मार्शल लॉ की या मिलिट्री इंटरवेंशन की या हाइब्रिड चीज की या वन पेजर की, वहां पर नहीं है इसकी। लेकिन वो उनका देखे ना, वो तो फिर उनकी डिफरेंस क्या है। मैं कहता हूँ हम इंडिया से इसकी कंपैरिजन नहीं कर सकते कि आप 20 साल निकालें, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया? नेहरू, ये डिफरेंस है जी। हमने शलवार कमीजों की तरह बदले वजीर आजम, उन्होंने नेहरू को थाम लिया, वो नेहरू मेड द डिफरेंस। ठीक है, जो चीज फैक्चुअली उस चीज को देखना चाहिए और हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए। एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मैं पढ़ता हूं, तो दैट वाज, आई थिंक दैट वाज द डिफरेंस। ठीक है जी, बाकी वो रिसोर्सेज साइज वो सारी चीजें वो अपनी जगह पर। जो पाकिस्तान के अंदर जब तक आप वो लड़ाई किस बात की होती है यार, ये तो मेरा है, ए फौज ने क्यों कर लिया, ए फलाने ने, फौज वो ये सोचते हैं सियासतदान तो बड़ा करप्ट है यार, ये तो इंज कर गया, फलानी जगह फ्लैट ले गया, फलानी जगह। सो द बोथ एंड्स डोंट मीट। जब तक हमारे मुल्क में ये चीजें, ये ट्रस्ट डेफिसिट, ये चीजें खत्म नहीं होंगी, ये लड़ाई रहेगी। वैसा आज ये है, कल कोई और हुकूमत होगी, लेकिन जो मौजूद रहेगा, एक तो चले अल्लाह की जात है, जब तक दुनिया है पाकिस्तान कायम दायम रहे, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह रहेगा। ओहदे पे लोग बदल जाएंगे लेकिन फौज तो रहेगी, फौज तो रहेगी। फौज इस मुल्क में सालमियत की एक अलामत है, वो तो रहेगी। सो जब तक आप बैठेंगे नहीं और कोई बात नहीं करेंगे या ये लड़ाइयां इसी तरह रहेंगी तो काम खराब हो जाएगा। इवन मैं कहता हूँ पाकिस्तान में फौज को भी सोचना पड़ेगा जी कि ये सिलसिला, ये लड़ाइयां, मुल्क का कुछ नहीं बनेगा अगर ये लड़ाइयां रहें कि जी आप तो फलाने की साइड लेते हैं, हमें तो आप रगड़ा दे देते, आप तो फलाने की साइड ले लेते हैं। जब तक इस चीज के ऊपर कोई कंसेंसस बात नहीं हो सकता, काम नहीं ठीक हो। अच्छा, ये बताएं कि वन पेज अभी तक कायम है या हमें जो पता लगता है कि थोड़ी बहुत जो है वो गुफ्तगू इधर उधर दूसरे लोगों से भी हो रही है, कोई सिलसिला बढ़ाने की कोशिश हो रही है? आपकी देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब को हमेशा ही अच्छी नजर से देखा जाता है फौज में, खास तौर पर। ये शहबाज शरीफ साहब मैच्योर हैं, एंटेगनाइज नहीं करते किसी को। He's very good at delivering things. He is a good administrator. He knows what to do or whatever it takes to be in the government. उनकी पोजीशन और है। जो मियां नवाज शरीफ साहब की या फॉर दैट मैटर उनकी साहबजादी की अप्रोच है, वो पर्सनल ग्रीवेंसेस भी हैं, उनके अंदर वो एक रिजिडिटी आ गई है। वेयर जो शहबाज साहब है, उनका व्यू पॉइंट, उनका ओपिनियन बहुत फर्क है। ही बिलीव्स के भाई आप 10-15 साल अच्छी गवर्नेंस दें तो खुद ही आप असर्ट करने के काबिल हो जाए। दैट्स व्हाट ही सेज। और अगर रैशनली देखा जाए तो यही है। बट द अदर साइड से थिंग्स कि नहीं जी नहीं, आप तो दिस इज द टाइम टू गेट व्हाट वी डिजर्व और सिविलियन सुप्रीमेसी, वो आपके ख्वाब है। फिर वो या तो फिर करे ना जी। मैं एक बात कह रहा हूँ, सीधी सी बात है कि कोई ऐसा हो ना बंदा वो कहे अच्छा जी मेरी ये जमीन, ये घर, ये सब कुछ है, अगर मेरा कोई कारोबार है तो ये, और बाकी इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। उसको कुछ नहीं, अगर वो इलेक्ट हो गया और प्राइम मिनिस्टर बन गया, उसको कुछ नहीं, ठीक है, उसको कोई ये तो नहीं कह सकेगा ना। अगर वो किसी जगह स्टैंड लेगा तो लोग ये कहेंगे कि भाई खड़ा हो गया, स्टैंड लिया हुआ है उसने। ना ये किसी खातून के साथ इसका कोई गंदी वीडियो किसी के पास है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ना इसका कोई छुपा हुआ अकाउंट है, ना इसकी कोई खुफिया बीवी है, ना इसकी कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है जी, ना ये करप्ट है। ये तो आदमी है, फेस वैल्यू यही कुछ है जी, ये मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, इसका ये असासे हैं, ये हमें सारा पता है। ना को बेनामी जमीन, ना को बेनामी जायदाद, ना को बेनामी औलाद, ना को बेनामी बीवी। क्या पकड़ेंगे उसका? वो ब्लैकमेल होगा किसी से? नहीं होगा। वो तो फिर कहेगा अच्छा जनाब मैं तो ये मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ और मेरे ख्याल में इफ आई हैव द पावर, इफ आई हैव द एग्जीक्यूटिव पावर, दिस इज द अथॉरिटी एंड दैट्स द वे इट शुड वर्क। बस फौज भी कहेगी बंदा इस तारीफ पे तो फिर इमरान खान साहब पूरे उतरते हैं। देखिए, मैं
वो कहते हैं ना, जैसे खान महमूद कुरैशी साहब ने कहा था ना, आई वुड लेट इट पास, तो मैं भी कहूंगा आई वुड लेट इट पास। ठीक है, उस पे अभी हम आते हैं, पहले ऑपोजिशन की बात पूरी कर लें। ऑपोजिशन का भी तो जो नैरेटिव है, चाहे वो जमहूरियत का नारा या सिविलियन सुप्रीमेसी का नारा मुस्लिम लीग नून लगाए या पीपल्स पार्टी लगाए या मौलाना फजलुर रहमान लगाए, एंड में निकलती उसमें से जो एक सेल्फ सर्विंग किस्म की नैरेटिव है वही है, और जिसको जरा सा इशारा होता है वो हाथ बांध के पतली गली से पहुंच जाता है कि जी मुझे भी खिदमत का मौका दें, तो जान तो उनके अंदर भी नहीं, किसी में नहीं है हुजूर। बात ये है, ये पीडीएम बनी, फ्रैंकली बात है, पीडीएम किसके लिए बनी यार, हद हो गई है। पीपल फिर देन के अगेन लोगों को फिर वो चिढ़ आ जाती है, अपने इंटरेस्ट के लिए बनी। उनका एक मकसद था, इमरान खान को गिराना है, इमरान खान की हुकूमत को गिराना है, और कोई काम नहीं था भाई। उसको गिराओ, हमें रखो। इस्लामाबाद आके शो लगाना था, और कदरदान कौन था? कदरदान पिंडी में फौज से कहना था कि जनाब हम आ गए, देखो साड़ा शो, मुतासिर होए होते जनाब, उदाद दो फिर। यू नो, आई एम पुटिंग इट इन अ वेरी क्रूड वे। इमरान खान साहब का क्या तमाशा था 2014 में? उससे बड़ा फसाद क्या था? उस एक सोची समझी एक गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश थी। वो आए, उन्होंने तमाशा लगाया, उस वक्त नहीं मानी फौज, नहीं गिराया नवाज शरीफ को। सब पूरे इमरान खान साहब ने तो इंग्रेडिएंट पूरे कर दिए थे कि जी तमाशा भी लगा लिया, ये भी हो गया जी, जैली तो फलाना, तब ये जी फलान हो गया जी, और ये हो गया जी, और बड़ी धांधली हो गई, और फलान हो गया, ये हो गया। सब टोपी ड्रामा, सब तमाशा, सब दो नंबरी। इसलिए आए थे, वो एक कॉन्स्पिरेसी थी, एक मुल्क के वज़ीर आज़म को घर भेजने के लिए। यहाँ पर भी पीडीएम बनी तो किस लिए बनी? हम लाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और फौज पे भी किसी तरह या प्रेशर डाल के या उनको वो करके हम इमरान खान को निकलवा दें। वो नहीं हुआ यार, इट डिडंट वर्क। It didn't work in 2014, it didn't work in 2021 or 2020. So it never worked. It didn't work. मुझे तो खुशी है कि ये नहीं हुआ, ताकि इन जमातों को कम से कम ये एहसास हो कि कोई काम करने की भी जरूरत है। खाली इस किस्म के ढकोसलों से आप अपनी मुखालिफ हुकूमत को गिरा नहीं सकते। I really hope they learn वैसा, but I don't think they will ever learn. इमरान खान साहब आज हुकूमत में है, पता नहीं अगली दफा हुकूमत है, ऑपोजिशन है, अगली दफा भी यही करेंगे। ये एक अनफॉर्चुनेट है। अच्छा, पीटीआई की 3 साल की जो हुकूमत है पंजाब में, तो आप खुद बैठे हैं, आपने उस्मान बुज़दार साहब का इंटरव्यू भी किया, आपको ये शर्फ हासिल हुआ कि हमें, मतलब अगरचे वो भी आपकी तरह एक शाय आदमी है, इतनी गुफ्तगू नहीं करते, लेकिन आपको उन्होंने पूरा इंटरव्यू दे दिया। तो पंजाब में और सेंटर में जो परफॉर्मेंस है 3 साल की, उसको कैसे असेस करते हैं आप? देखिए, पंजाब में क्योंकि बड़ी अनअज्यूमिंग पर्सनैलिटी है, मतलब जो इम्प्रेशन आता है उस्मान बुज़दार साहब का, बट आफ्टर हैविंग नोन हिम, मतलब ऑब्वियसली मुलाकातों के बाद पता लगता है कि वो ऐसे नहीं है कि वो कोई मिट्टी के मादू हैं या बोलते नहीं है या ही डजंट नो। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही नोज व्हाट पॉलिटिक्स इज, ही नोज के कौन लोग उनके खिलाफ क्या साजिशें करते हैं। ही इज देयर फॉर अ रीजन। इमरान खान साहब की वजह से वहां बैठे हुए हैं। और बाकी पीटीआई की गवर्नमेंट को पता है कि हमारा जो, अगर हमने दोबारा हुकूमत बनानी है तो पंजाब में डिलीवर करना है। लेकिन वो उस्मान बुज़दार साहब वाला चैप्टर अब इसलिए पुराना हो गया कि इट्स बीन 3 इयर्स नाउ। अब तो वो डिबेट ही खत्म हो गई है कि उनको बदलना है या नहीं बदलना है। ही इज गोइंग टू स्टे देयर। 5 साल वो अपने पूरे करेंगे। जो लोगों के अंदर वैसा सबसे बड़ा गुस्सा है ना, वो अब ये छोड़ दें शख्सियात के लिए, वहां उस्मान बुज़दार साहब है तो फलानी पहुंच नहीं। लोगों का मसला अब है महंगाई, फूड इन्फ्लेशन खास तौर पे। अगर मार पड़ी इस हुकूमत को, जैसे पीपल्स पार्टी को लोड शेडिंग से पड़ी थी या करप्शन के परसेप्शन की वजह से 2013 में पड़ी थी, अगर पीटीआई ने ये महंगाई कम कर दी अगले 2 सालों में, और इन्होंने को बड़े अच्छे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में से तो 50-60% भी अचीव कर लिया, तो देन दे विल हैव अ केस टू फाइट। अदरवाइज जो बुरा हाल होगा इलेक्शन में, वो मुझे कोई इतने अच्छे हालात नजर नहीं आते। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि 8-10 महीने पहले मेरी एक मुलाकात हुई चौधरी परवेज इलाही साहब से। अब वो गवर्नमेंट के एलाए हैं, और पंजाब आपको पता है उसकी सियासत को बड़ा अच्छा समझते हैं, खुद भी वज़ीर आला रहे हैं। वो बैठे थे, उनके साहबजादे जो है मोहन इलाही साहब, वो बैठे हुए थे। उन्होंने ये बात कही कि भाई आज अगर इलेक्शन हो ना, मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं है, ही डजंट नीड टू कैंपेन, हैंड्स डाउन पीएमएलएन जीतती। ये 8-10 महीने पहले की बात है। और अभी भी उसमें उस परसेप्शन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। देखिए, जब आप हुकूमत में होते हैं ना, आपको वैसी बड़ी रौनक होती है, और फलाने का सियासत खत्म हो गई तो फलाने की ये खत्म हो गई, ये ठीक है, ये हमने
वो कहते नहीं ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, तो ये देखा है, यही होती है कि फलाना हो गया। लेकिन शेख साहब लोगों को कहते थे कि जी इमरान नवाज शरीफ ने को नहीं वापस आना दे तुसी खत्म हो ते नून खत्म है, मतलब देखें फिर वो वापस आए। इधर लोग कहते नहीं इमरान खान कभी वजीर आजम नहीं बन जाता, देखें वो उनका वजीर आजम मैन्युफैक्चर करके ना क्यादतें बनाई जाती हैं ना खत्म की जा सकती हैं। लेकिन हिस्ट्री ना कोई पढ़ता है ना कोई उससे सबक सीखता है। आप परवेज इलाही साहब से 10 महीने पहले की मुलाकात का हवाला दे रहे हैं, आप पिछले 2 महीने की तो बात ही नहीं करते कि देखें हमने कितना जबरदस्त टर्न अराउंड कर दिया है, हमारी इकोनॉमी फल फूल रही है, और जिस रेट पे फल फूल रही है, एक हफ्ते 3.8 होता है, अगले हफ्ते 4.9 हो जाता है हमारा ग्रोथ रेट। मुझे तो लगता है अगले 2 साल में जब तक इलेक्शन आएंगे हम दूसरे मुल्कों को कर्जे दे रहे होंगे। ऐसा ऐसे लगता तो ऐसे ही है, लेकिन मुझे वैसे दिलचस्प बात ये लगी कि शौकत तरीन साहब का जो 1 अप्रैल को दिया गया एक इंटरव्यू जो जियो को उन्होंने दिया अल मशहूर शाहजेब खानदादा साहब को, उसके अंदर जो उन्होंने हुकूमत की मुआशी परफॉर्मेंस की बात की, और फिर 2 महीने के कुछ दिनों के बाद जब हुकूमत में आके उन्होंने हुकूमत की मुआशी परफॉर्मेंस की बात की, उसमें बड़ा डिफरेंस है। बट मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की, वो 3.97 ग्रोथ हो या जो भी हो, भाई फूड इन्फ्लेशन अगर है, अगर आटे, घी, चीनी, चावल इनके रेट ज्यादा हैं और लोग तंग हैं, जो शून्य बजट में गुजारा करते हैं, उसने अपना गुस्सा वोट पे निकालना होता है, वो नहीं किसी को माफ करता। ये मैं रिसेंटली गया था डस्का में, मैंने देखा है पूरी गवर्नमेंट का जोर लगा, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उस्मान इब्राहिम शायद उनका नाम है, पता नहीं क्या नाम था उनका, वो इंडिपेंडेंट थे, उनको पीटीआई का टिकट नहीं मिला था 18 में, वो भी सपोर्ट उनको मिल गई मल्ली साहब को। इवन देन पीएमएलएन वॉन, और वो उनके मल्ली साहब के 90,000 वोट 92,000 पड़े, इनको 1,10,000 या उनको पता नहीं 90 92 या 95 पड़े, कोई 15,000 लीड से फिर पीएमएलएन जीती, ऑपोजिशन में रह के जीती। लोगों को वो जो उधर भी, अब वो शहर था डस्का जहां में था, पूरा इलाका तो बहुत हल्का बहुत बड़ा है, तो लोगों को एक ही था, महंगाई, आटे का इतना महंगा करता, घ्यो का कनस्तर इतना महंगा हो गया। सो पीपल फील उनकी एग्नी या आयरनी का जो है आप वो महसूस नहीं कर सकते, जिसके पास बजट ही इतना है और उसने घर का राशन चलाना है और उसको होता है कि महंगाई हो गई है। असल में सो वो तो फिर गुस्सा निकालता है। आपने देखा ना कि यह हुकूमत कंसिस्टेंटली कहती रही है कि हमारी परफॉर्मेंस तो बड़ी अच्छी है, असल में मीडिया दिखा नहीं रहा, परसेप्शन का प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है शौकत तरीन को लाके इन्होंने कहा कि परसेप्शन का प्रॉब्लम ही अब हम खुद ही ठीक कर लेंगे। हाँ, बात भी ठीक है कि मतलब असद उमर साहब, फिर जी अब्दुल हफीज शेख साहब, फिर जनाब शौकत तरीन साहब, अब आप इमेजिन करें ना, जो उनका अपना पोस्टर बॉय था वो तो फेल हो गया। असद उमर साहब फेल, he didn't work, he couldn't work as the finance minister ना। तो अब्दुल हफीज शेख का क्या ताल्लुक है पीटीआई से, वो एक टेक्नोक्रेट है बाहर से। फॉर दैट मैटर शौकत तरीन साहब का क्या ताल्लुक है, ये दोनों बंदे पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स थे। वो आपको याद है पिछले दिनों एक कमीशन बना था कि जी लोन्स का हम बनाएंगे जी, बताएंगे कैसे बड़ा कर्जा, दो बंदे मौजूद से जिन्होंने दौरे लोन वधे, ठीक है जी। तो पूछे ना इनसे बिठा के, पहले इनसे ही पूछ ले भाई कितने की तेरे पैसे। नहीं, वो कहते हैं वो लूट लूट के जो है ना वो चोरों डाकुओं को दे रहे थे, वो खुद कुछ नहीं खा रहे थे। मैं ठीक है, अगर ये आर्गुमेंट है तो फिर इस पे तो खत्म है सब। अच्छा ये बताएं कि फाइनली मैं आपसे पूछूं कि अभी 2 साल रह गए हैं 2023 के इलेक्शन तक, और नजर यही आ रहा है कि यह हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी, इसे करना चाहिए। क्या देखते हैं आप कि अगले इलेक्शन में क्या मंजरनामा बनेगा? It's actually a little too early to say all this, but I think a tough competition होगा, और PMLN will come out very strong and they will contest the elections, and but it all depends कि चीजें कैसे stitch up होती हैं. There are a lot of other factors that play in. उनके बारे में हम अभी कुछ predict नहीं कर सकते. But if the government delivers, then they'll have a case to fight. But incumbency आपको पता है बड़ा बुरा hit करती है government. अब जैसे ये जहांगीर तरीन का फॉर इंस्टेंस ग्रुप बन रहा है, मैं तो उसको इसी तरह से रीड करता हूँ कि इन लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि अगला इलेक्शन हमें नहीं लड़ना पीटीआई के प्लेटफॉर्म से, लेकिन ये देखना होगा कि ये एज ए ग्रुप किसके पीछे जाके खड़ा होते हैं या इनको खड़ा किया जाता है, जैसे पिछले इलेक्शन में इमरान खान साहब के पीछे इनको खड़ा किया। बिल्कुल ऐसे
बिल्कुल ऐसे ही है, यू नेवर नो, ये तो फिर पता चलता है ना। और ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ये उस वक़्त में ही पता चलती हैं, पहले इनके बारे में कोई नहीं ओपिनियन बना सकता। जी, मुझे उम्मीद है कि आप मुनीब के ख़यालात से मुस्तफ़ीद हुए होंगे, ख़ास तौर पर जुडिशल एक्टिविज़्म के बारे में जो उनके ख़यालात थे बतौर एक वकील के। मैं समझता हूँ कि कई उनकी तरह के लोग जो टीवी पर अपीयर होते हैं, शायद इतनी ज़्यादा क्लैरिटी उनको नहीं होती। सियासत के बारे में भी जो उनके ख़यालात हैं और आइंदा की सूरत-ए-हाल वो कैसे देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको पसंद किया होगा। आज के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।